एक क्रांतिकारी योद्धा जैसा स्वर और जिनकी कविताएं नपुंसक के हृदय में भी एक वीरत्व का संस्कार जगा देती है, ऐसे जड़ी और श्री योगेंद्र शर्मा भीलवाड़ा से आप भी वीर रस के कवि हैं। श्री पंडित श्री अशोक जी नागर शाहजहांपुर मध्य प्रदेश हास्य रस के कवि हैं। बहन डॉक्टर काव्या मिश्रा मुंबई से पधारी है, श्रृंगार रस की कवियत्री है। और भाई प्रदीप जी पवार जो वीर रस के कवि हैं और टॉप इस धरती के कवि हैं। सभी का मंच पर नववर्ष समारोह समिति द्वारा मानसिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और नववर्ष की पूर्व संध्या पर शत अभिनंदन। कार्यक्रम की औपचारिक से निवेदन कि यहाँ माँ वीणा पाणी विद्या कला साहित्य के अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, माँ भारती, भगवती स्वरूपा डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, परम पूजनीय माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर गुरु जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करते हुए यह दीप जो हमारे जीवन में ऊर्जा लाने वाला है, प्रचंड आग जलवा होता है, प्रति सौम्यता अपनी होती है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप भाव को भरना है। सभी कवि पुंडव और वयोवृद्ध समाज से भी नववर्ष समारोह समिति के सभी आदरणीय पदाधिकारी दीप प्रज्वलन का यह कार्यक्रम जो निश्चित रूप से हमारे इस कार्यक्रम कवि सम्मेलन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलन और मां भारती के चरणों में का औपचारिक प्रारंभ हो, इससे पूर्व जिनकी वाणी में आग बरसती है, अनल के कवि कह सकता हूं मैं, जैसा मैंने आपके बारे में सुना है और आपको सुना भी है। तो मैंने नववर्ष समारोह समिति के अध्यक्ष श्रीमान श्रीमान को जो सचिव है नववर्ष समारोह समिति के सुरेंद्र जी योगेंद्र जो मुंबई से पधारे हैं, योगेंद्र जी शर्मा जो वीर रस के कवि है भीलवाड़ा से पधारे हैं। श्रीमान नरेश जी बंसल से निवेदन है कि आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। उपाध्यक्ष है भारतीय नववर्ष समारोह समिति के नरेश जी बंसल, आप पधारे, वीर रस के कवि हैं, आप उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। ने साली बार सेल चेंज कर ला नरेश जी, सेल जेब में निकाल ला। कवि पुंगव योगेंद्र जी शर्मा जो भीलवाड़ा से पधारे हैं, वीर रस के कवि है, आपका स्वागत कर रहे हैं। उपाध्यक्ष नववर्ष समारोह समिति पंडित अशोक जी नागर शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से पधारे हैं, हास्य रस के कवि हैं। आपके स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान राजेंद्र जी पराणा, समिति सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पराणा आवे और भाई अशोक जी नागर का माल्यार्पण करें और शाल उड़ाकर सम्मान करें, स्वागत करें। बहन डॉक्टर काव्या मिश्रा मुंबई से पधारी है, रस राज श्रृंगार की कवियत्री है। मैं भारतीय नववर्ष समारोह समिति के कोषाध्यक्ष श्री निपुण जी सक्सेना से निवेदन करूंगा, बहन डॉक्टर काव्या मिश्रा को पुष्प गुच्छ भेंट कर बहन का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान निपुण जी सक्सेना कोषाध्यक्ष भारतीय नववर्ष समारोह समिति, श्री प्रदीप जी पवार वीर रस के कवि हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राम कुमार जी चौधरी समिति सदस्य जो अन्यत्र खड़े हैं, बंधुओं से निवेदन है मंच के बाईं ओर कुछ बंधु अभी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके श्री चरणों में विनम्र निवेदन है कि स्थान ग्रहण कर ले, स्थान पर्याप्त है और कार्यक्रम की एक मर्यादा है, एक व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, एक सुंदर वातावरण कार्यक्रम में दिखे, उसका स्वरूप बने, इस दृष्टि से सभी से निवेदन
और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया जाएगा। यह अभिनंदन उनके सामाजिक कार्य के आगे कुछ भी नहीं है, जो अपना संपूर्ण जीवन देश धर्म समाज के लिए लगा देते हैं, वह किसी प्रतिफल की आशा नहीं करते। श्री चंद्र जी की वयोवृद्ध समाज सेवी श्री चंद्र जी चोटिया का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आमंत्रित कर रहा हूं बाबूलाल जी शर्मा को भी, आप श्री चंद्र जी चोटिया का श्रीफल भेंट कर स्वागत करें। श्री चंद्र जी चोटिया इस समिति के वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं। उपाध्यक्ष बाबूलाल जी शर्मा से भी निवेदन करूंगा आप भी आए। पूर्ण जी कुशवाहा से भी निवेदन करूंगा, विष्णु जी शर्मा से भी आप आवे और भाई साहब को शॉल, स्मृति चिन्ह और भारत माता का चित्र भेंट कर अभिनंदन करें। श्री चंद्र जी चोटिया का अभिनंदन कर रहे हैं स्थानीय विधायक श्रीमान अजीत सिंह जी मेहता, अन्य समिति पदाधिकारी शॉल ओढ़ाकर श्रीफल भेंट कर और भारत माता का चित्र भेंट कर अभिनंदन कर रहे हैं श्री चंद्र जी चोटिया। एक बार करतल ध्वनि होना चाहिए। यह उन लोगों का सम्मान है जो अपना समय समाज के लिए अर्पित करते हैं। हम सब केवल इधर से निवेदन करूंगा आप आवे डॉक्टर जेसी गेहलोत साहब का अभिनंदन करें। आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान बालकृष्ण जी गर्ग को, आप भी आवे और भाई साहब को श्रीफल भेंट करें। दिनेश जी बुंदेल, अशोक जी कासलीवाल सचिव, अशोक जी कासलीवाल सचिव नववर्ष समारोह समिति आवे और जेसी गेहलोत साहब भारत माता का चित्र माल्यार्पण शॉल और श्रीफल भेंट करते हुए गेहलोत साहब से हम सब परिचित हैं। चिकित्सक होते हुए भी अपने व्यस्ततम जीवन में से कितना समय समाज के लिए निकालते हैं। ये टोंक की जनता से श्रीमान सतीश जी चंदेल नववर्ष समारोह समिति सदस्य आप आए। श्रीमान जगदीश जी गुजर प्रधान पंचायत समिति टोंक, आपसे भी निवेदन है आप आए। श्रीमान बेड़ी प्रसाद जी है जिला मंत्री भाजपा, आप भी आए। और श्रीमान सीताराम जी अग्रवाल जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है, उनका अभिनंदन करें, माल्यार्पण करें, श्रीफल भेंट करें और शाल उड़ाकर सम्मान अभिनंदन भारत माता का चित्र एक स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करें। वास्तव में आप सबका जीवन और इस समाज के लिए आपका समय समर्पण निश्चित रूप से पूरा समाज, ये टोंक नगर आपका आभारी है। आपको हार्दिक साधुवाद देता है, धन्यवाद देता है और हार्दिक अभिनंदन करता है। एक बार सभी से निवेदन की करतल ध्वनि करें सम्मान में। और यह कवि पुण्यों को समर्पित और कवि पुण्यों को मैं समझाता हूँ मंच। धन्यवाद। वेद व्रत जी, भाई प्रदीप जी से निवेदन है आप मंच संभाले और इस काव्य पाठ प्रारंभ हो, ऐसा निवेदन। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं गुरुं देवय सर्वकार्येषु सर्वदा। तदस्वेत् पद्मासनमा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुस्ते नमस्तुस्ते। लाल देह लाली रसे हरधर लाल नूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
संपूर्ण सृष्टि की सुख समृद्धि की कामना करते हुए आज के इस कवि सम्मेलन में आप सब श्रोताओं का, आज सब जो भारतीय संस्कृति के पोषक हैं, पहरेदार हैं, काव्य की दुनिया के दोस्तों को प्रदीप कुमार का प्रणाम। आज की शाम भारतीय नववर्ष के नाम जानदार कवि सम्मेलन सुनने के लिए शानदार श्रोता तैयार, और आपके बीच में आकर के धन्य हो गया प्रदीप कुमार। और शुरू करता हूं, जो लोग खड़े हैं इनसे मेरा आग्रह, बैठो भैया। इतनी व्यवस्थाएं की है भारतीय नववर्ष समारोह समिति ने, ये पत्रकार दीर्घा बनाई है, इसमें भी कुछ विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं। ये तो हमारा है कि हम चाहे घर के पीछे 3 फुट जमीन छोड़ दें पर आगे 3 फीट का अतिक्रमण जरूर कर दें। बैठे हैं उनको प्रणाम करता हूं। अगर कुर्सी में बैठने का शौक है तो वहां बैठे, और अगर नीचे बैठ सकते हैं, वैसे बुजुर्गों के लिए लगाई गई है, जो अपने आप को बुजुर्ग समझे वहां विराजे, पत्रकार ध्यान विराजे, जिनके घुटने जवाब दे चुके हैं वो लोग, उन लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई। और हाँ, नहीं कोई बात, यहाँ बैठे माधवदास जी कह रहे हैं, लेकिन जो खड़े हैं मेरे नाम से आगे दूर दूर तक लोग खड़े हैं। आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। मुझे कई बंधनों में बंधा हुआ हूं, ऐसा पहली बार ही हुआ है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। ये जो लोग खड़े हैं मेरे नाम से आगे बैठो आप। देखिए, ये बात सत्य है, डार्विन ने एक सिद्धांत दिया है कि जिस अंग का उपयोग आप नहीं करोगे तो वो अंग आपके शरीर से गायब हो जाएगा। ईश्वर ने आपको जो चीज बैठने के लिए उसका उपयोग करो, बैठ जाओ। ये सोचकर खड़े मत रहो कि बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी, ये सोचकर बैठ जाओ कि देश की मिट्टी नसीब होगी। ये मेरा ही है जो मंचों पर पढ़ा जाता है। और आदरणीय वेदपुर जी वाजपेयी यहाँ बैठे हैं। आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत करता हूँ। आपके कवि सम्मेलन का जो भारतीय नववर्ष है, हम नववर्ष की संस्कृति के लोग, आज हम यहाँ कवि सम्मेलन की इस पावन परंपरा को निभा करने के लिए यहाँ आदरणीय नेताजी बैठे, वेदपुर जी वाजपेयी कह रहे थे कि जब हमने उधर की तरफ एक कवि सम्मेलन शुरुआत की थी आज से 11 वर्ष पहले, 11 वर्ष के दौरान ये 9वां कवि सम्मेलन होने जा रहा है। और मैं इसके लिए निश्चित रूप से भारतीय नववर्ष समारोह समिति को धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि जहां आज देश में कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई जाम छलका रहा है, वैसे ऐसे में हम अपनी संस्कृति को पालन करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उसमें विशेष रूप से जहां माननीय गहलोत साहब का, माननीय चोटेला साहब का और माननीय सीताराम अग्रवाल साहब का सम्मान हो, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं हो सकती। क्योंकि अमूमन जिनके घरों में कच्चे घड़े होते हैं वो कद में छोटे पर पद में बड़े होते हैं। हमने अपनी औलाद को ये दौलत बख्शी है कि जब तक हम ना बैठे वो खड़े होते हैं। ये संस्कृति निभा रहे हैं। तो मैं अभी पूछ रहे थे 11 वर्ष पहले जब शुरुआत हुई थी कवि सम्मेलन की, तब इस कवि सम्मेलन के संयोजक सम्मानीय श्री मेहता जी थे। इन्होंने 11 वर्ष पहले इस परंपरा को भारतीय नववर्ष समारोह समिति के साथ में इसको रोका, और आज यहाँ एक कवि सम्मेलन हो रहा है। क्योंकि परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है, नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है? ये तो आप हैं जो संभाले हुए गिरती हुई दीवारें, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है? तो आनंद लेना आप कवि सम्मेलन देखिए। भारतीय नववर्ष कोई, हमारा तो संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कृति जहां पर मेहता जी बैठे हैं, राजेंद्र जी गुर्जर बैठे हैं, इधर हमारी नगर परिषद के सभापति महोदय आ गई है, सभापति जी के पास में उनके सभापति जी के पति बैठे हुए हैं, राजेंद्र जी गुर्जर यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज के इस कवि सम्मेलन में भारत ये टोंक शहर में कवि सम्मेलन हो रहा है, तो हमारी सभापति महोदया से आग्रह करूंगा आप आए और टॉप की तरफ से इस डॉक्टर काव्य मिश्रा को माल्यार्पण कर दें। इसलिए कर दें क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और इनकी उपस्थिति दोनों साथ हो जाए। आज का दिन विशेष दिन है। आज भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। आज के दिन युधिष्ठिर जी का राज्याभिषेक हुआ। महाभारत और उसके साथ ही रामायण के 2 नेत्र आइए इस कवि सम्मेलन में। उसी बात को लेकर के आपको भी लग रहा होगा कि आज तो महाभारत का ही माहौल है। 5 पांडव आनंद लेना, क्योंकि आनंद की संस्कृति हम तो आनंद ले रहा है। तालियां बजाते आप समझ रहे हो, तो मैं समझ रहा हूं कि आप ऐसा नहीं है।
जो पत्थरों को कविता सुना रहे हैं। भाई तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे, आप बिल्कुल, लेकिन आप कह रहे थे मैं कहता हूँ एक बार ताली बोल तो जाओ। ताली इसलिए बजाना चाहिए क्योंकि जो आज ताली बजाना कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा सत्य है। बाबा रामदेव कहते हैं, अरुण ऋषि स्वर्गीय कहते हैं कि अगर आपने 22 सेकंड की ताली बजा ली मनीषी आ रहे, आप समझ में आ रहे, हमने कौशल जल्दी शुरू कर दिया। आपका स्वागत है। हमारे जितने मित्र यहाँ बैठे हैं, धर्मा जी आगे आगे बढ़ जाओ आप भी। और आज के कवि सम्मेलन में मैं भाई राजनीति पुराना, अशोकी कासनीवाल, भाई विष्णु जी, हमारे शर्मा, मेरे मित्र, आप सबको इस साधुवाद देता हूँ कि आज हम इस कवि सम्मेलन को यहाँ लेकर आए हैं। और कामयाब जी गुजर साहब को तो विशेष रूप से देता हूँ कि हम दोनों ने साथ एक जैसा ही पहन रखा है, ऐसा लग रहा भाई भाई है, और भाई इसमें कोई खास बात भी नहीं है। और आज के कवि समय की शुरुआत करें और माँ की वंदना का वक्त हो चला है। मेरे ऐसा लगता है, मैं ऐसा नहीं, पूरे देश में मुझे, मैं आज सुबह पूछ रहा था कि कवि आ गए थे कि आप में से कौन संचालन करने के लिए तैयार है, कोई तैयार नहीं। मैंने कहा यार तू देश में कर रहा था, यहाँ तो कर। मैंने कहा नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं जितने भी राजनेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, वो भी समझ लें, किसी को संचालन मत पकड़ाना आप कभी भी। आइए कवि सम्मेलन में मैं चाहता हूँ एक बार, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि कवि सम्मेलन की परंपरा को यहां तक लेकर के आए तो माननीय अजीत सिंह जी मेहता के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ये कार्य 11 साल पहले शुरू हुआ और आज हम इस जगह पहुंचे हैं। निश्चित रूप से वो इसके लिए साधुवाद के पात्र है। भारतीय नव समाज समिति इसके लिए साधुवाद की पात्र है, क्योंकि ये जो इस काव्य वन में इतने लोग आए हैं, ये यूं ही नहीं आए था, काम है। मैं उस बातों तो करूंगा ही सही, लेकिन आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। माँ की वंदना के लिए माँ की लाडली बेटी को आमंत्रित करता हूँ। आपने जिसे शनि की, जहां कई सीरियलों में जिसमें कई कार्य किए, हर हर महादेव, अली फैला, शनि की यात्रा, बाबुल सुप्रियो, यानी कितने फिल्म और कितने सीरियल जिसमें उन्होंने काम किया, आज वो हमारे बीच में है। और आज के इस महाभारत के इस मंच के ऊपर, यानी भगवान युधिष्ठिर का जब राज तिलक हो रहा है, आज जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का दिन है, आज जब अपना नववर्ष मना रहे हैं, आज का दिन कई बातें होंगी, लेकिन उसके बीच में माँ के इस कवि सम्मेलन में माँ की वंदना करने के लिए, क्योंकि उसके लबों पे कभी बद्दुआ नहीं होती, वो माँ ही तो है जो कभी खफा नहीं होती। आइए माँ को आमंत्रित कर दें, माँ आएगी, निश्चित रूप से मंच धन्य हो जाएगा। और मंच को धन्य करने वाली ये पताका यहाँ लहर रही है, जहाँ हम अपनी संस्कृति पर गौरवान्वित हो रहे हैं। आइए उस लाडली बेटी डॉक्टर काव्या मिश्रा जो मुंबई से हमारे बीच में आई है, उन्हें आमंत्रित करता हूँ, वो माँ की वंदना करे आनंद के साथ, मस्ती के साथ। हमारी संस्कृति को आज पुष्ट करने का दिन है। जोरदार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर काव्या मिश्रा के लिए। झूमेंगे सब नाचेंगे जब तक
सुरों से आज झमाझम कर दे माँ, आज झमाझम कर दे माँ। सात सुरों वाली सरगम में नौरस की झंकार करो, शब्द शब्द में शंखनाद हो, शमशीरी टंकार भरो। हम तेरे सुत तू है साता, कलम समाओ आकर माता। कमलसन से कलमा संत चरण धरो उद्धार करो। काव्या की जिब्हा पर आकर, काव्या की जिब्हा पर आकर अपना आसन धर दे माँ। नवरस पर शब्द सुरों से आज झमाझम कर दे माँ, आज झमाझम कर दे माँ, आज झमाझम कर दे माँ, आज झमाझम कर दे माँ। और झमाझम के लिए अब आइए हमारे कवि सम्मेलन को आपके बीच में समर्पित करने का वक्त आ गया है। आज के कवि सम्मेलन आप सबका परिचय यहाँ से लेकर के वहां तक, जहां आज इस काव्य वन में, इस काव्य के इस वन के अंदर जब बहुत बड़े बड़े दिग्गज कवियों का पदार्पण हुआ, बड़े बड़े दिग्गज कवि आए हैं। कुछ लोग वहां दीवारों पर बैठे हुए हैं। भगवान श्री राम जब नीचे बैठते थे तो बंदर ऊपर ही बैठा करते। उनसे मेरा आग्रह है नीचे बैठे, माँ की गोद में बैठने का अवसर मिला है तो इसको मत। यहां से आपका परिचय अगर आप जिन्हें समझ पाए, देख पाए, सुन पाए, जिनकी आवाज निश्चित रूप से भारतवर्ष की आवाज होती है, एक ऐसा नाम जिनका परिचय, वैसे तो उनके लिए परिचय की कोई जरूरत नहीं, लेकिन पूरा हिंदुस्तान जिन्हें सुनता है। जिस हिंदुस्तान में अगर वीर रस को गौरवान्वित करने वाला कोई नाम है तो वो नाम है वेदव्रत वाजपेयी। वैसे तो वाजपेयी अपने आप में गौरवान्वित करने वाला शब्द है, लेकिन उसके साथ जोरदार तालियां बजा दीजिए वेदव्रत जी के लिए। आज के इस काव्य वन का सिंह, जिसका नाम मैंने आपको कहा वनराज वेदव्रत जी वाजपेयी, उनके ठीक पास में बैठी है हमारे इस काव्य वन की शेरनी, और जो मुंबई से हमारे बीच में चल के आई, जिसके गीत, जिसकी कई बातें हैं जो आप जब सुनेंगे तो आप समझेंगे कि इस काव्य वन में, इस काव्य के इस मंच के ऊपर, इस महाभारत के मंच के ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज वो हमारे बीच में पहली बार टोंक शहर में आई है। डॉक्टर काव्या मिश्रा, आप उनके लिए जोरदार तालियां बजा दें। उनकी विधा का परिचय, श्रृंगार और गीतों की रानी जिसे कहा जाता है। यह अद्भुत सा कवि आप मेरे पीछे है। अद्भुत इसलिए अद्भुत है, हास्य का जिसे बादशाह कहा जाता है, जिसकी विधा वाह क्या बात, अगर आपने देखा हो तो जिसमें सर्वाधिक एपिसोड जिस व्यक्ति के रहे और जो पूरे देश में बुलाया जाता है, पूरे देश में राजस्थान से लेकर मुंबई तक जिसने नाम किया, वो है आज मुंबई से हमारे बीच में पधारे हैं सुरेंद्र यादवेंद्र। जोरदार तालियां सुरेंद्र जी के लिए होना चाहिए। प्राणा जी कहां जा रहे हैं? विराजी व्यवस्था में जा रहे हैं। व्यवस्था मिलना भी बड़ा कठिन काम है, कई बार आनंद खराब हो जाता है व्यवस्थाओं में। आइए, इनके ठीक पास में शाजापुर मध्य प्रदेश से, अगर अभी आप जो सीरियल देखने जा रहे हैं, अब जो आने वाले हास्य के सीरियल हैं, उसमें जो चमकता हुआ चेहरा आपको दिखाई देगा और जिसमें निश्चित रूप से मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको गुदगुदा देगा, पूरे इस पंडाल को हंसा देगा, ऐसा कभी हमारे बीच में है। शाजापुर मध्य प्रदेश से पंडित अशोक नागर। जोरदार तालियां, जिसे हास्य का तूफान कहा जाता है। ओच का युवराज, यानी हमारे ठीक मेवाड़ की भूमि को गौरवान्वित करके पूरे हिंदुस्तान में मेवाड़ की भूमि का नाम करने वाला वीर रस का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही औज का युवराज जिसे कहा जाता है, भाई योगेंद्र जी शर्मा हमारे बीच में है। जोरदार तालियां उनके लिए होनी चाहिए। आइए आप कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। एक बात ध्यान रखें आप, क्योंकि आज भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या है, कल हमारा नववर्ष शुरू होने जा रहा है। और आओ हंसे, खिलखिलाए, गुनगुनाए, प्रकृति के स्वर में अपने स्वर मिलाए। विक्रम संवत 2072 के अभिनंदन में आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
जब ये बात है, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, भगवान श्री राम का दिन है, भगवान श्री राम को याद करें और याद करें। मैं आपको कवि सम्मेलन की इस बात से जोड़ रहा हूँ। कवि सम्मेलन न कविताएं हंसना है, न रोना है, न रुलाना है। कविता न हंसना है, न हंसाना है। कविता तो समाज के दर्द को हंसते हंसते आपके दिल तक पहुंचाना है। जब कविता का ये भाव होता है तब भगवान श्री राम की एक बात याद आती है। और आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत करने के लिए मैं उस कवि को आमंत्रित करने के लिए बुलाने जा रहा हूँ। ये बात मुझे याद आती है कि एक बार रावण को मंदोदरी ने कहा कि हे मायावी, हे लंकापति, आप सीता को हर के लिए आए और आप सब कुछ इतना कर रहे हो लेकिन सीता को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा क्यों नहीं कर देते कि एक बार राम का रूप बनाओ और सीता को हासिल कर लो। तो रावण का जवाब सुनना, रावण का उत्तर सुनना, और आपको लगे कि हमारी संस्कृति इसमें दिखाई देती है। तो रावण ने कहा कि यह बात सत्य है मंदोदरी कि मुझे राम का रूप बना लेना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा प्रयास भी किया कि मैंने राम का रूप बनाया, लेकिन जब जब मैं राम का रूप बनाता हूं तो मुझे पराई स्त्रियां, बेटी, बहन और मां नजर आती हैं। ये भारतीय संस्कृति है जहां एक जिसे हम खलनायक कह सकते हैं उस रावण के वश में। तब ये बात, हे प्रभु मुझे मुकद्दर का सिकंदर कर दे, हे प्रभु मुझे मुकद्दर का सिकंदर कर दे, मेरे हौसलों को तेरे कदमों का समंदर कर दे, हर पल हर घड़ी निहारता रहूं तेरी मूरत को, मुझे अपने मंदिर के कलश का कबूतर कर दे। ये भारतीय संस्कृति। आइए मैं भारतीय संस्कृति के उसी पुरोधा कवि को आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं। और आपकी कमजोर तालियां मुझे बता रही है कवि जितनी देर तक इतने बड़े बड़े कवि हैं। आज तक मैं सोच रहा हूं कि अब तक के जितने कवि सम्मेलन हुए उन सब कवि सम्मेलनों में श्रेष्ठ कवियों का पदार्पण, जैसे सभी श्रेष्ठ होते ही मैं आपके बीच में लेता हूं, इसका मतलब श्रेष्ठ नहीं हूं क्या? लेकिन आज के कवि सम्मेलन में आमंत्रित करने जा रहा हूं आपके बीच में एक ऐसे कवि को बुलाने जा रहा हूं जिसका नाम है, और मां भारती की सेवा में जिसका रोम रोम रमा है, वो कोई और नहीं भीलवाड़ा से आता है और अपना नाम कर जाता, उसका नाम योगेंद्र शर्मा है। योगा तालियां बजाइए। आज कवि सम्मेलन का आगाज वैसे तो हास्य से होता है, लेकिन हम वीर रस से कर रहे हैं क्योंकि ये वीरों की भूमि है, वीरों का कार्यक्रम है। आइए योगा तालियां बजाइए। जब वतन की अस्मिता ही दौड़ती हो लक्ष्य होकर, शब्द शब्द से लक्ष्य का संधान करता है सुनो, और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो तब सृष्टि के कल्याण हित विश्वपान कविता है सुनो, और डोम की धरती पर पलती पड़ता हूं। सृष्टि के कल्याण हित विश्वपान कविता है सुनो, मान सुनोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो, और सागरों के शांत मन में ज्वार का उन्माद भरकर शब्द शक्ति जागरण उत्थान कविता है सुनो, शब्द शक्ति जागरण उत्थान कविता है सुनो। मेरी कविता शब्दों का सुलह श्रृंगार नहीं है, और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है, और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधन हार नहीं है, और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है। भूषण दिनकर की ज्वाली पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल का कौन संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी, और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। वाह 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 वाह, वंदे मातरम। पिछले एक वर्ष में मुझे ध्यान नहीं आता, ये थोड़ा माइक ठीक कर दो। माइक माइक के लाल माइक ठीक कर दो इसको, इसका बैस कम कर दो, करा दो।
इसकी आवाज थोड़ी उठा दो और इनको खत्म कर दो अगर आप। कौन है ये पहली बार मान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विस्पान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का सरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पाठ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। मैं ईमानदार से कहना चाहता हूं, पिछले 1 वर्ष में जितने कार्यक्रम मैंने कहीं पढ़े हैं, इस 1 वर्ष के दौरान जो पंक्तियां मैंने अभी पढ़ी, उतनी तालियां मुझे किसी मंच पर आशीर्वाद के स्वरूप नहीं मिली जितनी आज गांव की धरती पर मुझे प्राप्त हुई। आपका आशीर्वाद। हम क्या भी साथ रखते हैं? आइए 13 ग्रंथ के रचयिता महाकवि तुलसी एक पंक्ति लिखते हैं कि कबित विवेक एक नहीं मोरे, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। थोड़ा सा इसे संभाल ले तो ठीक है, नहीं तो मैं ही जाऊं क्या? पुलिस वाले बंदूकों से रचना की रामचरितमानस में कहीं एक पंक्ति चौपाई की कहते हैं कि कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। हम क्या कविता कर पाएंगे? लेकिन आज बड़े कवियों से सुसज्जित मंच है। जब माँ भगवती आकर, माँ शारदा आकर विराजमान हो जाती है, तब कभी कोई एक साधारण मनुष्य भी कविता की भाषा बोलने लगता है। ये उसी की कृपा हो सकती है। शब्दों की सुरसरी बहती है। अभी काव्या जी ने अभी माँ का आह्वान किया और माँ यहाँ पर विराजमान है, उसी के दरबार में आप हम सब लोग बैठे हैं। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शब्दों की सुरसरी बहती है, वर वर्णिनी चरण भिगोती है, नवरस के मन मोती चुनकर छंदों की माल पिरोती है, नवरस के मन मोती चुनकर छंदों की माल पिरोती है। गागर में सागर भरकर जब रचना करती है ब्रह्मसुता, मन दृग से निसृत धार बहे, तब जाकर कविता होती है, तब जाकर कविता होती है, तब जाकर कविता होती है। मैं कविता की कोशिश करूंगा, 1-2 कविताएं आपसे मुखातिब होकर सुनाने की हिम्मत जुटाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें कर लेना चाहता हूं। स्वागत आपका। कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आता साहब, मुझे नहीं परिवर्तन नजर आता। एक मुख्यमंत्री कश्मीर में था जिसने अफसर की फांसी के वक्त कहा कि इससे कश्मीर का गुस्सा बढ़ेगा, और दूसरा मुख्यमंत्री आया, उसने कहा कि उग्रवादियों और पाकिस्तान की मेहरबानी से हमारे कश्मीर में चुनाव अच्छे हो गए। माफ करना, मुझे कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आता। मैं आप सबका उत्साह देखना चाहता हूं। मैं आपके बीच इस सदन में एक बात रखना चाहता हूं। कोई अदालत नहीं देश की जहां पर देशद्रोह के वक्तव्यों के लिए कोई केस दर्ज हुआ हो, अभियोग दर्ज हुआ हो। मैं इस अदालत में खड़ा होकर टोंक की धरती पर एक अभियोग दर्ज कराना चाहता हूं कि 100वीं गाली देकर उसने पापों का घट भर डाला, 100वीं गाली देकर उसने पापों का घट भर डाला। चक्र सुदर्शन उठा, कृष्ण ने शिशुपाल वध कर डाला। सत्ता का इंसाफ तराजू मध्य हवा में डोल रहा, गद्दारों के मंसूबों से लहू हमारा खौल रहा। एक सपोला शिव शंकर के बाहुबल को तोल रहा, अरे एक सपोला शिव शंकर के बाहुबल को तोल रहा। कश्मीर का मुख्यमंत्री ये भाषा कैसी बोल रहा? कश्मीर का मुख्यमंत्री ये भाषा कैसी बोल रहा? अफसर के अवशेषों पर जो देशद्रोह की बात करे, भारत के गद्दार वही जो भारत मां पर घात करे। अरे आस्तीन में सांप पालना अब हमको स्वीकार नहीं, और हिंदुस्तान में गद्दारों को जीने का अधिकार है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कठिन है। मैं हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। मेरे भाइयों ने बहुत समर्थन किया। पीछे जितने लोग बैठे हैं, जिनके चेहरे मैं नहीं देख पा रहा, हाथ खड़े हुए देख पा रहा हूं, उनसे निवेदन करता हूं
क्या मेरे देश की स्थिति क्या है, एक तस्वीर बनाना चाहता हूं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, फिर मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष का जवाब सुनिएगा, तस्वीर देखिएगा। वृक्ष ने कहा कि हे कुल्हाड़ी, मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्या तुम्हारा साथ दे रहा है ये मेरे वंश की औलाद है, मेरे कुल की औलाद है। ये हत्या अगर तुम्हारा साथ नहीं देता तो शायद तुम मुझे काट नहीं पाती। निवेदन करता हूं कि दहशतगर्दों की फांसी में देशद्रोह के पन कुचले, लेकिन इन घटनाओं पर भी गद्दारों के मन मचले। गद्दारों के बहने वाले आंसू तो खड़ियाली है, देश विभाजन के मंसूबे महज गुलाम ख्याली हैं। जो लोग दरिंदों की फांसी को नाजायज बतलाते हैं, गीदड़ भड़की के भारत के वीरों को धमकाते हैं, उनका गुस्सा आसमान में चढ़ता है तो चढ़ जाए, उनका पारा आसमान में चढ़ता है तो चढ़ जाए, और कश्मीर का गुस्सा बेशक बढ़ता है तो बढ़ जाए, लेकिन गीदड़ भड़की सुनकर ये दिग्गज डोल नहीं सकते और भारत की धरती पर तुम ये भाषा बोल नहीं सकते। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है। अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह में जियारत करने की इच्छा से पाकिस्तान के प्रधान पिछले दिनों हिंदुस्तान आए। वो जियारत करने के लिए जाना चाहते थे। तत्कालीन केंद्र की सरकार के एक मंत्री ने जयपुर में उनका जब स्वागत किया तो टीवी की स्क्रीन धूज रही थी, टीवी की स्क्रीन हिल रही थी, जोर से हाथ हिलाया था। लेकिन वहीं जब एक परंपरा सी है कि जब कोई प्रधान किसी देश का आता है तो अजमेर के ख्वाजा को या अजमेर के ख्वाजा को जियारत करने का मन रखता है तो वहां के प्रमुख दीवान को अगवानी करने के लिए आगे आना होता है, उनका स्वागत करना पड़ता है। लेकिन तभी एक घटना घटित हुई कि याद करना मेरे भाई बहनों, निश्चित रूप से आप भूले नहीं होंगे, 2 सैनिकों के मस्तक काट दिए गए थे। हेमराज का मस्तक लौट कर आज तक हिंदुस्तान नहीं आया। उस घटना के बाद जब वो प्रधान हिंदुस्तान की धरती पर आया तब हमारी दरगाह के प्रमुख दीवान जनाब जैनुल आबिदीन अली खान ने कहा कि मैं ऐसे देश के प्रधान की अगवानी नहीं करता जिसके माथे पर हमारे सैनिकों का मस्तक काटने का दाग लगा हुआ नहीं। सारे लोग गद्दार नहीं होते। मैं तो कहता हूं ये पद्मश्री किस लिए दिए जाते हैं? अगर आपको पद्मश्री देने हो तो ऐसे देशभक्तों के चरणों में न्यौछावर कर दिए जाने चाहिए। एक पप्पू ने फिर बयान दिया, हंसने की बात नहीं है, पप्पू सब देश के अलग अलग होते हैं, हिंदुस्तान के पप्पू की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के पप्पू की बात कर रहा हूं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुखर्जी के बलिदान की धरती कश्मीर ऐसे नहीं मिली तो हम छीन कर ले लेंगे। 9 दिन बाद मेरे देश का प्रधान अमेरिका की धरती पर कहने लगे कि हम उस पाकिस्तान से भी मित्रता चाहते हैं। इस विडंबना के बीच खड़ा होकर फिर 120 करोड़ लोगों की भावनाओं को इस मंच के माध्यम से पढ़ना चाहता हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, तेवर देखना चाहता हूं। आप मुझे सुनना चाहेंगे, मैं कविता सुनाऊंगा, नहीं तो मेरी पंक्तियां यहां समाप्त होकर कविता समाप्त की मेरी खाली पूरी समाप्त हो गई। निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। क्या है ये सब बातें क्यों आ जाती है? 120 करोड़ लोगों की भावनाएं पढ़ता हूं। याद करना, भूल हमारी कहीं न कहीं भूले हमारी है। हमने 17 बार गौरी को माफ कर दिया, हमने 92,000 सैनिकों को माफ कर दिया कि घर चले जाओ। फिर मौका आया तो घुसपैठियों को हमने 3 दिन की मोहलत दे दी कि जाओ लौट जाओ, कोई बात नहीं। 527 सैनिक होकर हम विजय दिवस मनाते हैं, विजय दिवस मनाने का ढोंग करते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और देखना चाहता हूं टॉप का तेवर क्या है कि पृथ्वीराज की भूलों वाले, इस मोहल्ले से खास निवेदन करता हूं कि पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो। अरे शूल बिछे आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डरो, धूल चटा दो गिरदों को जो घर
घर में घुसकर खाक करे, धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर खाक करे, और जीभ काट लो कुत्तों की जो कश्मीर की बात करे। अरे अभी शुरू हुआ है। हाँ एक बार करा दिया। देखो ये वीर रस सुनने वाले ऐसा लोग कहा करते हैं कि हाथ से कवि सम्मेलन शुरू करो। हमने वीर रस से शुरू किया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारे रगों में कैसा रक्त बह रहा है। कल जाना और वहां इस हॉस्पिटल में देखे आना। जोरदार तालियां बजा लो एक बार योगेंद्र जी को सुनते हैं। है मैं इसके लिए टोंक के तमाम श्रोतागणों का आभार ज्ञापित करता हूं। यहां पर जैसे लोग बैठे हैं, कवि सम्मेलन तो सदैव ही वीर रस से शुरू हुआ करते थे, वीर रस से शुरू हुआ करते थे। कवि सम्मेलन वीर रस से शुरू होने चाहिए। मैं तो अच्छा ही करता हूँ जी, लोग समझ नहीं पाते। आप सब लोगों से मुखातिब होने का मौका मुझे भाई प्रदीप ने प्रदान किया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि पृथ्वीराज की भूलों वाले एक बार पुनः मुझे बता देना कि मैं आपने वापस बुलाया तब मैं पंक्ति पढ़ रहा हूं, ये मुझे लगना चाहिए। हाँ इधर जो लोग इधर खाली जगह है इधर आ जाए भैया, बच्चे रहना चाहें इधर आ सकते हैं। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब बुला लो, बैठ जाओ। बुला लो, कुछ आत्माएं भटकती भटकती आएंगी। जोड़े से बैठना चाहते, कोई बात नहीं। ये तो बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। वरना एक मैं कवि सम्मेलन में गया, बहुत अच्छी अच्छी मैंने कोशिश की कविताएं सुनाने की, पंक्तियां सुनाने की, एक भी ताली नहीं बजी भाई साहब। बहुत देर बाद 15 मिनट पसीने पसीने हो गया मैं, तब कोने में से एक ताली की आवाज आई। मैंने कहा बुद्धिमान श्रोता तो वहां बैठा हुआ है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो तंबाकू पी रहा। आप तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पंक्तियां पुनः आपके बीच रखता हूं कि पृथ्वीराज की भूलों वाले, मुझे लगना चाहिए मैंने पंक्तियां फिर पढ़ी है। पृथ्वीराज की भूलों वाले पन्ने वापस मत खोलो, झूल बिछे आंगन में हरगिज अंधे होकर मत डालो। अरे धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर खाक करे, और जीभ काट लो कुत्तों की जो कश्मीर की बात करे। शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शांति वार्ता छोड़ो दिल्ली, शस्त्रों का संधान करो, सेना को आदेश थमा रणचंडी का आह्वान करो। जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की आंख फोड़ दो। लेना पाक किया दे, जो हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो। अरे मातृभूमि पर घाट बने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काटकर लाल किले पर लटका दो। जो तो लगाओ भारत माता की। हाँ ये लग रहा है आज तो अपन बात की नववर्ष में है। हेमराज का मस्तक जब लौट कर हिंदुस्तान मैं में आया, बीच में बात इसलिए बोलता हूँ कि ज्यादा जब खून जोश मारता है तो विस्फोट होने का डर रहता है। बीच में वापस प्रेशर थोड़ा डाउन करता है। एक गंभीर टिप्पणी आपके बीच फिर रखता हूँ। हाँ स्वागत है साहब। जब 2 सैनिकों के मस्तक काट लिए गए, हेमराज का मस्तक लौट कर हिंदुस्तान नहीं आया, तो उस मां ने 5 दिन तक अनशन किया, अन्न जल छोड़ के अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए। एक पत्रकार ने पूछ लिया, मेरे पत्रकार मित्र भी यहाँ पे बैठे हैं, मनोज तिवारी कहीं यहाँ पे, मनोज जी बैठे इधर, मनोज जी विराजमान है, मनोज जी इधर बैठे हैं, विष्णु जी मेरे मित्र विराजमान हैं, हमारे A1 टीवी चैनल के पत्रकार भी यहाँ पर होंगे। तमाम पत्रकारों की उपस्थिति में निवेदन करना चाहता हूँ। एक पत्रकार ने उस माँ से पूछ लिया कि माँ, जब तुमने अपने बेटे के प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, फिर क्या आवश्यकता तुम 5 दिन तक उसे मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? उस माँ ने कहा कि हाँ, जिस दिन मैंने सेना में भर्ती कराया था मेरे पुत्र को, उस दिन मैंने उसके प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो मैं उसकी माँ हूँ। 9 महीने तक मैंने इस गर्भ में उसका पालन पोषण किया है। क्या उसकी पार्थिव देह के दर्शन करने का अधिकार भी इस माँ ने खो दिया है? पत्रकार ने कहा कि क्या कर लोगी तुम, उसका मस्तक तुम्हें मिल भी दिया तो क्या करोगी माँ? उस माँ का जवाब सुनिएगा। उस माँ ने कहा
कि मैं मेरे बेटे का मस्तक मेरे लिए नहीं चाहती थी, मैं तो ये देखना चाहती थी कि जब देश के दुश्मन सामने खड़े थे तो उसकी प्रकृति का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी। और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। और ताली की टिप्पणी तो और करता हूं साहब, अभी तक फालतू बजेगा। ये गलत जगह ताली बजाई आपने। उस मां ने कहा कि मैं देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो स्वाभिमान की रेखाएं उसके मस्तक पर कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हो तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। दो पंक्तियां फिर पढ़ता हूं। आंख उठी है भारत पर कसम राम से आंख फोड़ दो, ले नापा खिला दे जो हाथ उठे वो हाथ तोड़ दो, मातृभूमि पर खाक बने बकरों को ऐसा झटका दो कि उनके जिंदा शीश काट कर लाल किले पर लटका दो। अरे गांधी उठा लो अर्जुन, गांधी उठा लो अर्जुन, फिर से समर महाभारत कर दो और लाहौर कराची रावलपिंडी सब भारत ही भारत कर दो। मां तुम्हारा बेटा देश पर शहीद हो गया, तुम रोती हो। उस मां ने कहा कि मैं जानती हूं ये कोई नई बात नहीं है, हमारे झुंझुनू शेखावाटी में बहुत लोग शहीद होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मेरा बेटा 1.5 महीने पहले घर आया था, वो मुझे जो बात कहकर गया कि हिंदुस्तान में एक सैनिक को मरना क्यों पड़ता है, बस वो बात मेरे दिलो दिमाग से निकली नहीं है। 1.5 महीने बाद मेरा बेटा देश पर शहीद हो गया, वो बात मेरे दिल को बार बार कचोटती है और इसलिए मेरे आंसू नहीं थमते। मैंने उसकी पीड़ा को 4 पंक्तियों में अभिव्यक्त करने की कोशिश की। निवेदन करता हूं कि मातृभूमि की खातिर मृत्यु उत्सव है अवसाद नहीं, और देश की खातिर लहू बहाना वीरों का अपराध नहीं। अरे ज्वार उठा था शोणित में पर सबने चकनाचूर हुए, ज्वार उठा था शोणित में पर सबने चकनाचूर हुए, ज्वार उठा था शोणित में पर सबने चकनाचूर हुए। सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए। रोक कर रखो तालियों को। सिंहासन की नामर्दी से हम मरने पर मजबूर हुए, घाटी में कोहराम मचाया दुष्टों की बर्बरता ने। अरे बाजू बांध दिए वीरों के दिल्ली की कायरता ने। आजादी हमको देते तो कब्रिस्तान नहीं होता और सौगंध राम की दुनिया में फिर पाकिस्तान नहीं होता। अब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों कोई ऐसी घटना जो हमारे स्वाभिमान को चोटिल करे, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि अब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद का गलियारा लहू लुहान नहीं होगा, बिना खड़ग और बिना ढाल का कायरखान नहीं होगा, और कदम कदम पर चोटिल अपना स्वाभिमान नहीं होगा। ये मातृ शक्ति की भी उपस्थिति है, इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रही है। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस देश को आजादी चरखा काटने से नहीं मिली, इस देश को आजादी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत से भी नहीं मिली। इस देश को आजादी मिली तो उन माताओं की वजह से मिली जिन्होंने ऐसे पूत पैदा करके धरती पर न्योछावर कर दिया। अब आतंकी तंजीमों का नाम निशान नहीं होगा, मंदिर मस्जिद का गलियारा लहू लुहान नहीं होगा, बिना खड़ग और बिना ढाल का कायरखान नहीं होगा, और कदम कदम पर चोटिल अपना स्वाभिमान नहीं होगा। अब दुश्मन के हमले से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा, दुश्मन के हमलों से घायल हिंदुस्तान नहीं होगा। अरे इंद्रप्रस्थ पर, इंद्रप्रस्थ के गद्दे पर अब जबर शेर का शासन है। अब भारत पर आंख उठी तो पाकिस्तान नहीं होगा। मैं जब
जब युवा शक्ति के बीच खड़ा होता हूं, मैं कॉलेज के कार्यक्रमों में, स्कूल के कार्यक्रमों में अक्सर जाया करता हूं, आपको निवेदन करता हूं, 4000 छात्र जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, उस विद्यालय का संचालन करने वाले वेदव्रत वाजपेयी जी लखनऊ के आकर आज इस कार्यक्रम में विराजमान है। देश के बड़े होश के कवि, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वही युवा शक्ति हमें अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करती है, वही लोग मुझे अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं पंक्तियां फिर पढ़ता हूं कि फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। तब एक कविता से खातिर होता हूं, एक कविता आपके बीच पढ़ने की हिम्मत मैं करता हूं, हौसला मैं करता हूं, आप थोड़ा मुझे प्रेरित करते रहना, निवेदन करता हूं कि सिंहासन के स्तुतिगान में शब्द नहीं लिख सकता मैं, और चाहे जितना मोल लगा दो तनिक नहीं लिख सकता मैं, आतंकवाद अलगाववाद से कभी नहीं लिख सकता मैं, कायरता के गीत गजल और छंद नहीं लिख सकता मैं सैनिक के साथ रहूंगा जो सीमा पर खड़ा हुआ, देश के स्वाभिमान की खातिर खुददारी से अड़ा हुआ, लाखों शूल बिछा दो पथ में एक कदम भी नहीं रुकेगा, और घर घर आग लगा दो चाहे एक शीश भी नहीं झुकेगा, और कितने दीप बुझा दोगे तुम, नित्य नया दीप जलेगा, और अब जो दीप प्रज्वलित होगा वो तूफान से भी नहीं बुझेगा। उस दीप ज्योत की ज्वाला लेकर, उस दीप ज्योत की ज्वाला लेकर लंका दहन शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वजा देश की शान है। पिछले दिनों मुझे एक कार्यक्रम का संचालन करने के लिए श्रीनगर कश्मीर जाना पड़ा। वहां पर मुझे जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, 4 बजे थे, हमने कहा कहीं अच्छे दर्शन करवा दो। उन्होंने समझा कि भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। आयोजकों ने हमें एक इम्तियाज ड्राइवर के साथ शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए भेज दिया। हम डल लेक के किनारे वहां पहुंचे तो 5 बज चुके थे। वहां पर सुरक्षा के लोगों ने कहा कि 5 बजे बाद यहाँ शंकराचार्य के दर्शन आप नहीं कर सकते, आपको सुबह 6 बजे आना पड़ेगा। मैंने इम्तियाज को कहा, मैंने कहा इम्तियाज तुम्हारी गाड़ी का तेल भी जल गया और हमें भगवान के दर्शन भी नहीं हुए यार। इम्तियाज की ड्यूटी रात की थी केवल। इम्तियाज ने कहा भाई साहब मेरी गाड़ी का तेल जल गया ना, मेरे जिगर का खून भी जल जाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको सुबह 6 बजे लाकर भगवान के दर्शन कराऊंगा। मुझे लगा, मुझे हौसला बढ़ा गया। मैंने कहा इम्तियाज तुम्हारे जैसे लोगों के होते हुए लाल चौक पर तिरंगे जला दिए जाते हैं। अब उसने जो जवाब दिया, उसने कहा भाई साहब 68 वर्षों से देश केवल तोड़ने की राजनीति कर रहा है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि तीन रंग का नहीं वस्त्र ये ध्वजा देश की शान है, और वतन परस्ती श्रद्धा शक्ति समर्थ स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है, और तीन रंग में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, जिसकी खातिर फांसी झूले लहू मिलाया माटी में। वही तिरंगा अपमानित है, वही तिरंगा अपमानित है कश्मीर की घाटी में। अब अपमान तिरंगे ध्वज का किसी दशा में नहीं सहेंगे। देशद्रोही किसी वेश में देश धरा पर नहीं रहेंगे, और दिल्ली तुम्हें बचाना होगा मान तिरंगे प्यारे का, वरना कैसे दौर थमेगा भारत के बंटवारे का, वरना कैसे दौर थमेगा भारत के बंटवारे का। देशभक्ति के सागर में फिर भीषण ज्वार शुरू होगा, तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। कौन लोग हैं ये जो बैठे हैं? परिचय देना चाहता हूं। आपके अंदर एक स्वाभिमान की चीटी, उसको जागृत करना चाहता हूं कि जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, और सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक, जिस
जिसकी अस्थि से वज्र बना, तुम हो दधीची के अंशदान, और टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम बनना तुम झांसी रानी, हारी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा, तुम हो रविंद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञ हो ध्रुव समान, तुम अभिमन्यु का गर्व ज्ञान, विवेकानंद का गौरव, गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, अशफाकुल्लाह बिस्मिल सुभाष, तुम भगत सिंह शेखर महान। अरे इतिहास तुम्हारे कदमों में, तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इतिहास तुम्हारे कदमों में, तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इतिहास तुम्हारे कदमों में। इस अंतर्निहित अंतस्वर का अंतर्ज्ञान शुरू होगा। तारुण्य ताप की ताकत से अब भारत विश्व गुरु होगा। इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते हैं। इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते हैं। बलिदानी पथ वीरों के पद चिन्ह नहीं खो सकते हैं। कुरुक्षेत्र का कण कण मानव रक्तांजलि का प्यासा है। हल्दी घाटी माटी को फिर बलिदानों की आशा है। ऋषि अगस्त की संतानें हम महासिंधु पी जाएंगे, और महाक्रांति के कदम उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। दिनकर की तरुणाई जागो, सारा देश जगाना है, और दानव दुष्ट दरिंदों का अब नाम निशान मिटाना है। अंधकार का वक्ष चीरकर सूरज नया उगाना है, और प्राण रहे न रहे तन में पर हिंदुस्तान बचाना है। प्राण रहे न रहे तन में, प्राण रहे न रहे तन में। तो निर्मित होने वाली कि अब शैलराज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा। प्रखर प्रबंधन रणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा। वैसा आपको समर्पित करता हूं। जब देशभक्ति की बातों के बीच दो बड़े लोग आपस में बात करने लगे तो समझो देश फिर संकट से घिरने वाला है। नहीं, पहले जरूरी वार्ता पहले करनी। अच्छा, ठीक है। निवेदन करता हूं, कौन सी परिस्थितियों का निर्माण देश चाहता है? अब शैलराज के वक्षस्थल में दावानल भीषण होगा। प्रखर प्रबंधन प्राणवीरों का रण की खातिर प्रण होगा। अब सखियों के अवसानों पर शिव तांडव दिखलाएंगे। अब जन्मेजय नाग यज्ञ के प्रण को फिर दोहराएंगे, और परशुराम का फरसा फिर से क्रोधित होकर गरजेगा। दैत्यवंश अब राम कृष्ण के अवतारों से लड़ेगा। काली नाग के फण का नाक फिर कालिंदी में कुचलेंगे। रामा युद्ध के अग्नि बाण अब रावण वध को मचलेंगे। अब युद्ध क्षेत्र में पार्थ सारथी गीता ज्ञान सुनाएंगे, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। कमजोर तालियां थी, कोई बात नहीं। अब दो पंक्तियां और आपको सुपुर्द करता हूं। संकेत में अपनी बात कहना चाहता हूं। अगर आप मेरा समर्थन करेंगे तो पूरे देश में ये दो पंक्तियां पढ़ूंगा। नहीं तो आज के बाद इस मंच से ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद इन दो पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वंदे मातरम गाएंगे। अब वीर पाठ की प्रत्यंचा पर शरसंधान शुरू होगा।